हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हम ज्योमेट्री पर बात कर रहे थे और कल हमने कॉन्ग्रुएंसी पर बात की हुई थी। आई होप आपको अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी क्लियर होगी, क्योंकि हमने कल बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया था और बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम सिमिलैरिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ बेसिक थ्योरम्स भी देखेंगे और बाकी सारी चीज़ें बस बेसिक बेसिक ही सिमिलैरिटी के बारे में देख रहे होंगे। कल फिर हम इसमें जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या जो भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चंस कल करेंगे, आज बेसिकली हम थ्योरम्स के बारे में देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिमिलैरिटी होता क्या है, सिमिलर मतलब क्या होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, सिमिलैरिटी का मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये दो बैल हैं आपके पास, ठीक है, और अभी आपको दिख रही होंगी कि ये दोनों सेम हैं, एक जैसी दिख रही होंगी आपको, है ना, लेकिन एक बड़ी है और एक छोटी है। तो बस सिमिलैरिटी का यही फ़र्क है। कल हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में देखा था, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या था कि दोनों जो दो आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे वो सेम एक जैसे ही थे, बिल्कुल सेम थे, कोई चेंज नहीं था। पर अगर हम सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पहला आर्टिकल या दूसरा आर्टिकल छोटा होगा, पर वो होंगे एक जैसे, पर वो थोड़े से छोटे होंगे। ट्राइंगल के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम ट्राइंगल के बारे में ही देख रहे होते हैं, तो ट्राइंगल में देखो कैसे समझते हैं सिमिलैरिटी को। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कल बात कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं सर्वांग समता, और सिमिलैरिटी को कहते हैं समरूपता। सिमिलैरिटी का साइन सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कल मैंने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया था, इक्वल टू और ऊपर एक साइन लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। मैंने बताया होगा आपको, इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है साइड्स को, और ये एंगल ये रिप्रेजेंट करता है एंगल्स को। ये एंगल बराबर है और ये बताता है साइड बराबर है। यहाँ पर सिर्फ एक साइन लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता का जो मतलब है वो सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि एंगल्स बराबर है, यहाँ पे साइड बराबर नहीं होंगी। देखिए, मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल रखा हुआ है पी क्यू आर। तो समरूपता का मतलब होता है कि एंगल ए बराबर हो एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो एंगल आर के। अगर तीन कोण आपस में बराबर हैं तो हम कह देंगे कि समरूप है, दो ट्राइंगल आपस में समरूप हैं। और फिर आप इसको लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर? ये है समरूपता। जब भी कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनके तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, सिर्फ तीन एंगल बराबर होंगे, है ना, और फिर हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप हैं, यानी कि सिमिलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, है ना, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले मैंने एंगल 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ट्रिपल ए या डबल ए। इसको मैंने क्यों लिखा है ट्रिपल ए या डबल ए, इसको समझते हैं। देखो, मान लो कोई दो त्रिभुज है, एक का कोण है 40 और दूसरा दे रखा है यहाँ पे 80, ठीक है। दूसरा भी कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण दे रखा है 40 और दूसरा कोण दे रखा है 80, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। प्लीज़ समझो यहाँ पे, अगर मान लो किसी ट्राइंगल के दो एंगल हमें दे रखे हैं 40 और 80, तो क्या तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर दो एंगल दे रखे हैं तो आप तीसरा एंगल बता सकते हो 60 होगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आप तीसरा एंगल बता सकते हो कि 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो चाहे दो एंगल गिवन हो या तीन एंगल गिवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही रूल हैं।
अगर तीनों कोण समान होंगे तब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, और अगर दो एंगल यानी कि दो कोण समान होंगे तब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप ही होंगे। इसीलिए मैंने ट्रिपल ए या डबल ए लिखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीन कोण बराबर हैं या दो कोण बराबर हैं। अगर दो कोण या तीन कोण कोई भी बराबर होगा तो दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टेस्ट में लिखा हुआ है साइड साइड साइड। इसका क्या मतलब है साइड साइड साइड? आपको याद होगा कल हमने कॉन्ग्रुएंसी की बात की थी, तो उसमें हमने बात किया था कि साइड 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 का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी में बात किया था, सर्वांग समता में बात की थी कि तीनों भुजाएं बराबर हों तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। पर यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर मान लो ये दो त्रिभुज आपके सामने हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पर ये ट्रिपल एस जो है ये इनको बराबरी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रिपल एस रिप्रेजेंट कर रहा है इनके अनुपात को। देखो समझो, जैसे ए और बी जो भुजा है वो पी और क्यू के साथ कुछ अनुपात बनाता है। भुजा ए बी पी क्यू के साथ में कुछ अनुपात बनाएगा। अगर ये सर्वांगसम होते तो ये दोनों बराबर होते, दैट इज 1:1 बना रहे होते। पर अभी ये कुछ अनुपात बनाएगा। हो सकता है ये 2 यूनिट हो, तो हो सकता है ये 1 यूनिट हो। ठीक है ना, इस तरह से चल रहे होंगे। इसी तरह से भुजा ए सी पी आर के साथ में कुछ अनुपात बनाएगा, और सेम इसी तरह से भुजा बी सी क्यू आर के साथ में कोई अनुपात बना रहा होगा। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो तीनों भुजाओं ने दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के साथ अनुपात बनाए हैं, ये अनुपात आपस में हमेशा बराबर होंगे। ट्रिपल एस का मतलब यहाँ पे है भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, ना कि भुजाएं बराबर होंगी। बहुत ध्यान से समझिए। ट्रिपल एस का मतलब कल था कि भुजाएं बराबर हैं आपस में, आज है कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो हम कह देंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। इसी तरह से तीसरा टेस्ट जो है यहाँ पे वो है साइड एंगल साइड। इसके बारे में समझते हैं। मान लो कोई दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, साइड एंगल साइड का मतलब क्या है? तो यहाँ पे साइड की जब भी बात की जाए, जब भी भुजा की बात की जाए, तो समझो भुजा के अनुपात की बात कर रहा है, ना कि सिर्फ भुजा की बात कर रहा है। तो साइड एंगल साइड का मतलब है एक भुजा, फिर एक कोण, फिर एक दूसरी भुजा। तो आपसे कह रहा है सबसे पहले बी सी एक लाइन है, फिर एंगल बी है, और फिर बात कर रहा है तीसरी भुजा एंगल ए बी की। सबसे पहले लाइन BC की बात की, फिर एंगल B की बात की, फिर AB की बात की। अब हम कह सकते हैं कि लाइन BC जो है वो QR के साथ कुछ रिलेशन बना रही होगी, और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह AB PQ के साथ कोई रिलेशन बना रही होगी, और AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब आप ऐसे लिख सकते हो कि BC अपॉन QR बराबर होगा AB अपॉन PQ, और एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। अगर दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, त्रिभुज अब पूरी तरह से समरूप हो जाएगा। तीन है समरूपता डिफाइन करने की बस प्रॉपर्टीज। पहला, या तो तीनों कोण बराबर हों, और देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि सिमिलैरिटी से ही ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 70% क्वेश्चन सिमिलैरिटी के बेस पे बन जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इन तीन रूल से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं सिमिलैरिटी के। सबसे पहला है ट्रिपल ए या डबल ए, मतलब तीन कोण बराबर होंगे या दो कोण बराबर होंगे।
तो आपको समझना है कि तीनों एंगल आपको बराबर दिख रहे होंगे और 90% केसेस में सिमिलैरिटी में यही यूज़ हो रहा होता है। 90% केसेस इसके थ्रू ही जा रहे होते हैं, और दूसरे तो बात की बात है कि वो देते ही नहीं है दूसरे। हाँ, हमेशा आपको ये पहला वाला मिलेगा। आपको देखना होगा कि दो त्रिभुजों में आपस में कोण बराबर हैं, कोण बराबर हैं तो उठा के उनको समरूप करो और आगे बढ़ जाओ। सेकंड है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बेसिकली भुजाएं बराबर होती हैं सर्वांग सम में, समरूपता में यानी कि सिमिलैरिटी में अनुपात बराबर होता है। और आखिरी थर्ड वाला जो है, दो भुजाएं बराबर होंगी और उन दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उनके बीच का कोण बराबर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक दो बातें और हैं यहाँ पे बताने के लिए। देखिए लिखा हुआ है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इन प्रोपोर्शनल। मतलब अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो बहुत सारी चीज़ें समान अनुपात में बनाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें समान अनुपात में होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो दो त्रिभुज बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसमें। एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर। और हम मान लेते हैं कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। अब आप कह सकते हो कि ये दो त्रिभुज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये दो आपस में समरूप हो गए। लिखा हुआ है अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके सभी भाग आपस में, सभी पार्ट आपस में प्रपोर्शन में होंगे। प्रपोर्शन में मतलब समान अनुपात में होंगे। चलो देखते हैं। लिखा हुआ है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब इनकी भुजाओं का जो अनुपात है, लाइक ए बी अपॉन पी क्यू। अच्छा, भुजाओं का अनुपात लिखेंगे कैसे, इसको भी समझो थोड़ा सा, बिल्कुल बेसिक से ही चलते हैं। देखो, भुजाओं का अनुपात लिखने के लिए हमें समझना होगा कि कौन कौन से कोण बराबर हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये कोण हमने लिखे हैं जो आपस में बराबर हैं, इनसे ही हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर के दो ले लेंगे, लाइक ए बी, तो हम लिखेंगे भुजा ए बी डिवाइड बाय होगी क्या, पी क्यू। फिर ये बराबर होगा, अगले दो ले लो, बी सी बराबर होगी क्यू आर के, और फिर लास्ट सी ए बराबर होगी आर पी के। ये तीन भुजाएं हमने देखी हैं और उन दूसरे त्रिभुज की भी तीन भुजाएं जो आपस में समरूप हैं, समान अनुपात में हैं, क्योंकि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो भुजाओं का अनुपात है, यही सेम अनुपात जो भुजाओं के बीच में अनुपात बना रहा है, यही अनुपात किसके बीच में बना रहा होगा, रेशियो ऑफ मीडियन। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका के बारे में हम आगे बात करेंगे जब सेंट्रोइड वगैरह पढ़ेंगे। अभी समझ लो कि माध्यिका एक लाइन होती है जो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर गिराई जाती है। तो मान लेते हैं ये लाइन बना रही है ए एक्स और पी वाई, तो आप कह सकते हो ए एक्स और पी वाई का अनुपात आपस में बराबर होगा। मतलब दो भुजाओं के बीच में जो अनुपात होगा वही अनुपात इनकी माध्यिका के बीच में होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वही अनुपात इनकी ऊंचाई के बीच में होगा। ऊंचाई का मतलब क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन। मान लो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है ए एक्स और पी वाई, तो आप कह सकते हो जो भुजाओं का अनुपात है वही इनकी हाइट का अनुपात होगा। फिर एंगल बाइसेक्टर, अगर किसी कोण को समद्विभाजित किया जा रहा है तो उसका भी अनुपात यही होगा। पेरीमीटर का अनुपात भी होगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। इन तीनों का परिमाप और इन तीनों भुजाओं का परिमाप और इन तीनों भुजाओं का परिमाप भी उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में भुजाएं दे रखी हैं। और आखिरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कोई लाइन जो बीच में गिर रही है और
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तीसरी लाइन को, सामने वाली लाइन को, तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो हमें बस इतना समझना है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके द्वारा बनाई गई सारी चीजें आपस में समरूपता को प्रदर्शित कर रही होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तब यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी उतना क्लियर नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल से समझो कि क्या मतलब है इन सब बातों का। क्वेश्चन ही देता हूँ सीधा और फिर देखते हैं। मान लो कोई दो त्रिभुज आपके सामने बने हुए हैं, 6 8 10। दूसरा त्रिभुज बना हुआ है 3 4 5। मान लो ABC और ये PQR। क्वेश्चन दिया गया है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। त्रिभुज ABC, ध्यान से सुनो, लिखा हुआ है त्रिभुज ABC सिमिलर है PQR के, और फिर आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। पूछ रहा होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। मतलब दो त्रिभुज अगर समरूप दिखा दिए हैं तो आपसे पूछ रहा है इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। पेरीमीटर का मतलब है परिमाप का रेशियो क्या होगा। तो अब आपको समझना है कि हमें बस इतना ध्यान देना है, इनका परिमाप निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ध्यान देना है भुजाएं किस अनुपात में है। मान लो AB और PQ ये अनुपात में, और किस अनुपात में, AB का मान है 3 और PQ का AB का मान है 6 और PQ का मान कितना है 3। तो मतलब ये अनुपात में है 2:1। तो आप कह दोगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR भी किस अनुपात में होंगे। तो आंसर हो जाएगा 2:1। जिस अनुपात में भुजाएं हैं उस अनुपात में इनके रेशियो भी होंगे। क्लियर है बात ये। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिख पाना, कि आप कैसे अपनी भुजाओं को लिखते हो। अगर आपको पता है कि दो ट्राइंगल आपस में समरूप हैं तो आप कैसे उनको मेंशन कर सकते हो। यहाँ देखो, जैसे कि मान लेते हैं दिया गया है आपको त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और आपको भुजाओं का अनुपात लिखना है। तो हम सबसे पहले पहली भुजा लेंगे, दैट इज AB, और डिवाइड बाय कर देंगे PQ पहला, फिर बराबर होगा BC अगली दो भुजाएं, और फिर अगली दो भुजाएं यानी कि QR, और फिर फाइनली फर्स्ट एंड लास्ट CA अपॉन RP। और हम कहेंगे ये तीन भुजाएं आपस में समरूप होंगे, ये तीन भुजाएं आपस में समान अनुपात में काम कर रहे होंगे। क्लियर है अभी। अगर दो त्रिभुज आपस में समान हैं, समरूप हैं, तो आप कह सकते हो उनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वही उनकी माध्यिका का अनुपात होगा, वही उनकी ऊंचाई का अनुपात होगा, वही उनके कोण समद्विभाजक का अनुपात होगा, वही परिमाप का अनुपात होगा, और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अनुपात भी होगा। मतलब सारे अनुपात बराबर होंगे सिर्फ एक को छोड़ के, और वो एक कौन सा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एरिया। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं होगा। तो किसके बराबर होगा वो लिखा हुआ है। दो त्रिभुज जो अभी हम बात करते चले आ रहे हैं, मान लो ABC और PQR, ABC और PQR, और जब से हम लिख रहे हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, अगर ये ट्राइंगल दो आपस में सिमिलर हैं तो इन
का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो वो लिखा हुआ है कि जो भुजाओं का अनुपात होगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी ए अपॉन आर पी। जो भुजाओं का अनुपात होगा उसका वर्ग कर दो, स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने पर अब जो आ रहा होगा वो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया होगा और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया होगा। मतलब दो त्रिभुजों का अनु क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। जैसे कि मान लो दिया हुआ एक क्वेश्चन देता हूं आपको, दो त्रिभुज हैं ए बी सी और त्रिभुज है पी क्यू आर। आपको साइड दे रखा है मान लो 10 10 10 और यहाँ दे रखा है 6 6 और 6, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है कि बताओ अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो आपको देखना होगा कि भुजा ए बी अपॉन पी क्यू ये है 10/6। 10/6 का मतलब 5/3। इसका वर्ग कर दो यानी कि 25/9। और फिर आप कहोगे कि दो जो त्रिभुज हैं हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर, उनके क्षेत्रफल का अनुपात है 25:9। क्लियर बात है ये हमसे कह रहा है कि दो हमारे पास ट्राइंगल हैं जो सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो समझो एरिया का रेशियो जो होगा वो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अभी तक साइड का जो रेशियो आ रहा था वो इन सब के बराबर था, मीडियन के, हाइट के, एंगल बाइसेक्टर के, पेरीमीटर के, परपेंडिकुलर के, इन सब के बराबर था। पर अगर वो बात कर रहा है कि एरिया की, तो एरिया का मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा हमें साइड का। समझो दो बातें हैं। हम सब जानते होंगे 3D क्या होता है, 3 डायमेंशन। मूवीज़ देखी हमने 3D 5D 7D इस तरह की, है ना। खैर अब तो लॉकडाउन की वजह से सब बंद है। इसी तरह से मैथ पे भी 3 डायमेंशन होते हैं। सबसे पहले 1 डायमेंशन, उसके बाद 2 डायमेंशन और उसके बाद 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन वो होता है जिसमें हम सिर्फ चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि पेरीमीटर। ये है 1 डायमेंशन। पेरीमीटर यानी परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग, ये है 1 डायमेंशन। एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, भुजा, ये सभी के सभी एक 1 डायमेंशन में आते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब होता है क्षेत्रफल, जब कोई दो चीज़ें आपस में गुणा होती हैं, जैसे कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तब भी हम बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर सर्कल का क्षेत्रफल निकालना होता है तब भी हम रेडियस का स्क्वायर करते हैं। तो जब भी दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 डायमेंशन में चले जाएंगे। इसी तरह 3 डायमेंशन में भी जाते हैं जब तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो हम 3 डायमेंशन में चले जाते हैं। तो अगर आपसे कहता है कि दो त्रिभुज आपस में बराबर है और उन दोनों त्रिभुजों से बन रहा है, मान लो कुछ कोण बन रहा है, उन दो त्रिभुजों को बेस बना के कोई कोण बन रहा है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो फिर अब हमें समझना होगा कि अगर 3 डायमेंशन में जा रहा है तो भुजाओं का घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा कोण के आयतन का अनुपात निकालने के लिए। खैर ये पूछा नहीं गया है अब तक सिमिलैरिटी से रिलेट करके, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में क्या चीज़ें चलती हैं और 3 डायमेंशन में क्या चलता है। 1 डायमेंशन में सिंपल भुजाएं चलती हैं हमारी, भले ही वो मीडियन हो सकती है, साइड हो सकती है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब एक लाइन, सीधी सी बात है। एक लाइन जो है वो 1 डायमेंशन में आती है। जब दो लाइनें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो 2 डायमेंशन में आती है। अब दो लाइनों का मतलब कैसे भी कह सकते हो आप, लंबाई गुणे चौड़ाई या आधार गुणे ऊंचाई, किसी भी तरह से। और जब 3 लाइनें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो 3 डायमेंशन में आती हैं। इस तरह से हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं। होप अब ये बात क्लियर होगी। सिमिलैरिटी में हमने काफ़ी बातें की। आइए अगला और देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, साधारण समरूपता प्रमेय, हिंदी में कहते हैं इसको। साधारण समरूपता प्रमेय में देखिए क्या होता है। देखते हैं।
कोई एक ट्राइंगल बना रहा हूं, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज है ए बी सी। इसी के अंदर हमने एक लाइन और बना दी, दो बिंदु बना के, मान लेते हैं ये डी है और ये बिंदु ई है, और इनको आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद हमने कहा कि रेखा बी सी जो है वो पैरेलल है किसके, डी ई के। क्लियर है ये बात? रेखा बी सी जो है वो पैरेलल है डी ई के। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज है बड़ा त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है उससे छोटा त्रिभुज ए डी और ई, ठीक है ना। दो त्रिभुज यहाँ पे बनते दिख रहे हैं फिर से, एक है ए बी सी बड़ा त्रिभुज और दूसरा है ए डी ई। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो, एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल ए यहाँ पर भी होगा। उसके बाद एंगल बी और एंगल डी क्या बराबर होंगे आपस में? तो आप कहोगे हाँ बराबर होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन खींच रही हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप कह दोगे संगत कोण है तो बराबर होंगे। तो हम कह देंगे एंगल बी इस तरह बराबर होगा एंगल डी के, और इसी तरह से एंगल सी जो है वो बराबर होगा एंगल ई के। तो एंगल सी और एंगल ई भी आपस में बराबर होंगे। अगर तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के। त्रिभुज को लिखते टाइम ना बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कोण बराबर है उसको साथ में लिखना है। जैसे ए और ए, तो पहले हमने ए लिखा है फिर ए लिखा है, देन बी बराबर है डी के तो हमने फिर बी लिखा है और डी लिखा है, और फिर सी बराबर है ई के तो लास्ट में सी लिखने के साथ में फिर ई लिखा हुआ है। तो दोनों त्रिभुजों का नाम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा कैसे लिखना है। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि अगर ट्राइंगल के अंदर पैरेलल लाइन हो तो ये चीज़ें होती हैं, पर आपको ये बात याद रखनी है अब सीधे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के ही बन रहे होंगे आपके सामने। एक त्रिभुज दे देगा और किसी भी रेखा से पैरेलल एक लाइन ऊपर खींच देगा और वो दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप हो जाएंगे। अब आप कह सकते हो यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी का जो रेशियो होगा वो ए ई अपॉन ए सी के बराबर होगा, ठीक है ना। इसी तरह लास्ट जो रेशियो बन रहा होगा वो होगा डी ई अपॉन बी सी, ठीक है। ए डी और ए बी का अनुपात, ए ई और ए सी का अनुपात, और डी ई और बी सी का अनुपात आपस में बराबर होंगे। मैं इसको दूसरे कलर से करता हूं ताकि क्लियर समझ में आए ये बात। ए डी और ए बी, ए ई और ए सी, और डी ई और बी सी का अनुपात जो है आपस में बराबर होगा। इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी के बेस पर अगली बनी हुई है मिड पॉइंट थ्योरम। बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है दोनों में। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि कोई ट्राइंगल है ए बी सी। अब ऊपर वाले थ्योरम में हमने सिर्फ एक पैरेलल लाइन खींच दी थी, अब पैरेलल लाइन नहीं है। इसमें कहता है कि ए बी का मध्य बिंदु है डी और ए सी का मध्य बिंदु है ई, और इन दोनों को मिलाया जाता है। अब जब डी और ई को मिला दिया गया तो अब यहां से दो चीजें हैं, मध्य बिंदु को मिलाना है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल तो हो ही गए, बी सी और डी ई आपस में पैरेलल तो हो ही गए, पर अब इनका रिलेशन भी निकल के आ गया कि ये अगर 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, ये ए बी अगर 2 यूनिट है तो ए डी जो है वो 1 यूनिट है, और ए सी अगर 2 यूनिट है तो ए ई का मतलब 1 यूनिट है। मतलब अब जब हम लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, तो बराबर में लिखेंगे 1/2। ये मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो त्रिभुज के अंदर रखी हुई है तो पहली बात तो वो पैरेलल हो जाएगी,
और जैसे ही पैरेलल हुई तो दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, और त्रिभुज समरूप होंगे तो किस अनुपात में होंगे, तो मध्य बिंदु पर गिराया जा रहा है, इसलिए वो सारे के सारे जो हैं आपस में 1:2 में चले जाएंगे, 1:2 में सारी भुजाएं वहां पे कर रहे होंगे काम। होप ये क्लियर होगा। आज हमने सिमिलैरिटी के बारे में बहुत कुछ सीखा है, तो फिर से इसको एक दो बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के ये नहीं आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई पहली बार देख रहा है। तो बाकी कल मिलते हैं फिर। इसमें कुछ क्वेश्चंस अभी रह रहे हैं, खैर अभी तो काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो 1-2 दिन अभी हमें लगेगा इसको कंप्लीट करने में, तो कम से कम 2 क्लासेस और हैं इसमें अभी, है ना। कल हम अभी कुछ थ्योरम्स भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर परसों पूरी तरह से हम क्वेश्चंस के ऊपर ही बात कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।